मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत होती 26 मार्च 2003 के दिन गुजरात में हर दिन की तरह सूरज उगा। सुबह करीब 7:30 बजे भाजपा के कद्दावर नेता और गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या अपनी मारुति 800 कार लेकर के एक पार्क में टहलने के लिए निकले। लेकिन कुछ देर बाद ही पूरे अहमदाबाद में एक खबर बड़ी तेजी के साथ बड़ी सनसनी फैल गई कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नेता हरेन पांड्या की गोली मारकर गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर दी गई है। अहमदाबाद शहर में इस मौत को एक राजनीतिक हत्या की तरह देखा गया। नजदीकी एक अस्पताल में हरेन पांड्या के शव को लेकर के जाया गया। वहां पर जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां हरेन पांड्या के पिता ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने हरेन पांड्या के शव पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो हरेन पांड्या के बूढ़े पिता ने कहा कि आप यहां से चले जाइए, हमें आपकी सहानुभूति, हमें आपकी सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भाजपा और आरएसएस से जुड़ा एक ब्राह्मण परिवार होते हुए हरेन पांड्या का परिवार नरेंद्र मोदी को ही उनकी हत्या का जिम्मेदार मान रहा था। उसके कई कारण थे, क्योंकि मोदी और हरेन पांड्या दोनों आरएसएस से आते हैं और हरेन पांड्या पहले से ही गुजरात के गृह मंत्री थे। इसीलिए वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते थे। मोदी शुरू से ही उन्हें अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखते थे। जब मोदी जी को पहली बार गुजरात का सीएम बनाया गया तो सबसे पहले उन्हें हरेन पांड्या को के पर उतरते हुए उन्हें गृह मंत्री पद से हटाकर राजस्व मंत्री बना दिया गया। क्योंकि सीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी की कोई लोकप्रियता नहीं थी और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पहले किसी विधानसभा से जीतकर विधायक बनना था। इसीलिए मोदी चाहते थे कि उन्हें अहमदाबाद की एलिस ब्रिज विधानसभा सीट मिल जाए और वो सीट थी जहां से भाजपा नेता हरेन पांड्या लगातार 3 बार से विधायक बनकर आ रहे थे। जब हरेन पांड्या ने मोदी को अपना विधानसभा सीट देने से बिल्कुल मना कर दिया तो वो मोदी की नजरों में खटकने लगे। इसी बीच गुजरात में दंगे होने लगे, 3,000 से अधिक लोगों की हत्याएं होने, जांच होने लगी कि इतने बड़े स्तर पर दंगे किसने कराए। एक खबर बड़ी तेजी के साथ उड़ने लगा कि मोदी के एक मंत्री ने मोदी को सीक्रेट मीटिंग को लेकर के एक जांच आयोग को बयान दिया है हरेन पांड्या की जासूसी करने के लिए। खुफिया विभाग के एक आईपीएस अधिकारी की डायरी से पता चला कि यह जासूसी नरेंद्र मोदी के कहने पर की जा रही थी। हरेन पांड्या के मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। दंगों के तुरंत बाद हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उनकी टिकट भी काट दी। कुछ महीने बाद ही हरेन पांड्या की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, उनकी हत्या हो गई। इन हत्या को राजनीतिक हत्या की तरह देखा गया। बाद में कई साल बाद खुलासा हुआ कि सोहराबुद्दीन नाम के एक गैंगस्टर को हरेन पांड्या की हत्या की सुपारी दी गई थी और सुपारी भी किसी और ने नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह के प्रिय पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा ने दी थी। साल 2005 में सोहराबुद्दीन को भी गुजरात पुलिस ने एक फर्जी इनकाउंटर करके निपटा दिया। इसका आरोप भी यह लगा कि सोहराबुद्दीन को भी डीजी बंजारा ने ही निपटाया था। सोहराबुद्दीन ने जिस तुलसी प्रजापति को पैसे देकर के हरेन पांड्या को मरवाया था, उस तुलसी प्रजापति को भी सोहराबुद्दीन के अगले ही साल गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में निपटा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति दोनों की हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे थे सीबीआई को के जज लोया, और साल 2014 में इस जज ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ही जज लोया की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये कड़ियां ऐसी हैं जिन्हें जोड़ा जाए तो एक सीधी कड़ी बनती है जो साल 2002 से शुरू होकर के साल 2014 तक जाती है। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे और एक जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि हु किल्ड हरेन पांड्या, हरेन पांड्या को किसने मारा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है भाजपा के नेता और गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या की हत्या की गई। वो अपने पीछे कई प्रश्न छोड़ जाती है। 26 मार्च 2003 की सुबह हरेन पांड्या अपनी मारुति कार 800 को लेकर के हमेशा की तरह अहमदाबाद के लो गार्डन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। इधर उसकी पत्नी जागृति पांड्या अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, जिसका स्कूल सुबह के समय 7 बजे शुरू होता है। लेकिन काफी लेट हो जाने के बाद भी हरेन पांड्या घर नहीं लौटे। उनकी पत्नी को चिंता होने लगी। तभी सुबह के 10 बजे करीब हरेन पांड्या के घर से निकलने के करीब 3 घंटे बाद हरेन पांड्या के सेक्रेटरी नीलेश भट्ट को एक कॉल आई। वो तुरंत भागकर लॉ गार्डन पहुंचे। वहां जाकर के देखा तो लॉ गार्डन के पार्किंग एरिया में खड़ी हरेन पांड्या की कार में उसकी लाश पड़ी हुई थी, जिसे गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले की जांच शुरू हुई
पुलिस ने यादव राम नाम के एक ठेला लगाने वाले को एकमात्र गवाह के रूप में पेश किया। यादव राम का कहना था कि मैंने अपनी आंखों के सामने सब होता देखकर इतना घबरा गया कि 1 घंटे तक अपनी जगह से हिल नहीं पाया। इसके बाद मैंने अपने सेठ को फोन किया। गुजरात पुलिस के गवाह यादव राम के अनुसार 2 अज्ञात गुंडों ने हरेन पांड्या को उनकी कार की खिड़की से बंदूक से गोली मारी। हरेन पांड्या की मौत के समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और आडवाणी गृह मंत्री थे, जो नरेंद्र मोदी को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण भी माना जाता है। माना जाता है कि गुजरात सरकार की जांच पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए सीबीआई की जांच बिठा दी जाती है। सीबीआई ने 6 महीने के भीतर ही अपनी पूरी जांच पूरी कर दी और यह जांच कुछ और नहीं था बल्कि गुजरात पुलिस की थ्योरी को ही सेम टू सेम वहां पे प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार हरेन पांड्या की हत्या मुस्लिमों द्वारा गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए की गई थी। एक तरह से इस मामले को इस्लामी आतंकवाद से जोड़ दिया गया, लेकिन ये इतनी सरल नहीं जितनी ऊपर से लगती है या ऊपर से दिखती है। ये तो गुजरात पुलिस का वर्जन है, बाकी वर्जन सामने आता है तो अपराधी अपराधी नहीं लगेंगे और और नेता नेता लगेंगे ही नहीं। हरेन पांड्या की मौत को लेकर के कई गंभीर सवाल उठे। पहला सवाल ये कि अहमदाबाद शहर के स्थित लॉ गार्डन और लोकल एलिब्रिज जो विधानसभा क्षेत्र है उनके थाने के करीब बीच महज 2.2 किलोमीटर की दूरी और वहां से आने में महज 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है। वैसे में ऐसा कैसे हुआ कि 3 घंटे तक एक भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंच पाया? दूसरा सवाल, अगर पांड्या को उसकी कार में ही गोली मारी गई थी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक कार में एक भी गोली का अंश क्यों नहीं मिला? उन्हें 5 गोलियां मारी गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी गोली का निशान नहीं मिला? तीसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हरेन पांड्या को एक गोली उनके अंडकोश यानी कि नीचे से होते हुए मारी गई थी, जो उसके पेट को चीरते हुए सीने से होकर निकल गई। मारुति 800 जैसी एक छोटी सी गाड़ी की सीट पर बैठे करीब 6 फुट के हट्टे कट्टे हरेन पांड्या को साइड वाली खिड़की से गोली मारी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गोली नीचे से ऊपर की तरफ शरीर को चीरते हुए निकल जाती है। चौथा सवाल, चूंकि 5 गोलियों में से एक गोली उनके अंडकोश से होकर के मारी गई थी, जहां की शरीर की कई नसें केंद्रित होती है, अगर वहां कोई गोली लगती है तो पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, पूरी गाड़ी खून से सन जाती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कार में खून मिला ही नहीं? कम से कम गाड़ी की सीट तो खून से लथपथ जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार गाड़ी की सिर्फ अगली सीट पर एक धब्बे और चाबी के छल्ले पर एक धब्बे के अलावा पूरी गाड़ी में खून के निशान नहीं मिलते हैं। पांचवा सवाल, हरेन पांड्या की कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकलवाई गई? उन्होंने सुबह किसे कॉल की या उन्हें किसी ने कॉल किया? ये कॉल डिटेल्स हरेन पांड्या की मौत का रहस्य खोलने में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। मौके पर ही उनका सैमसंग का एक फोन मिला, लेकिन उसे भी जांच में नहीं भेजा गया। जब हरेन पांड्या की मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हद से उनका कॉल डेटा मांगा तो उसने साल 2003 के जनवरी और फरवरी महीने का डेटा तो दे दिया, लेकिन मार्च महीने का डेटा देने से इनकार कर दिया, जिसमें कि हरेन पांड्या की मौत हुई थी। कंपनी ने कहा कि यह डेटा बहुत पुराना है, इसीलिए डेटा उपलब्ध नहीं है, जबकि मार्च से पहले आने वाली जनवरी और फरवरी महीने का डेटा कंपनी ने खुद दे दिया, जो कि मार्च से पुराने हैं। यह भी एक अजीब बात है कि ये टेलीग्राफ और तहलका जैसे मैगजीन में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार संघर्षण ठाकुर ने अपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हु किल्ड हरेन पांड्या में तथ्यों के साथ लिखे हुए हैं। इन तथ्यों में यह बात है और इशारा मिलता है कि हरेन पांड्या की हत्या लॉ गार्डन के पार्किंग स्थल पर नहीं हुई, बल्कि उनका अपहरण किया गया और बाद में उसकी बॉडी को कार में रखा गया। अगर ऐसा है तो तथ्य गुजरात पुलिस के इकलौते गवाह यादव राम के बयान पर प्रश्न खड़े करते हैं, जिनके अनुसार उनके सामने 2 लोगों ने कार की ओपन खिड़की से गोली मारकर हरेन पांड्या की हत्या कर दी गई। घटनास्थल से मात्र 10 मिनट की दूरी होने के बावजूद पुलिस को पहुंचने में 3 घंटे कैसे लग गए? इसके पीछे के रहस्य को टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार किंग सुक नाग की यह बात है को और भी गहरा कर देती है, जिससे वो अपने ब्लॉग में हु किल्ड हरेन पांड्या में बताते हैं कि उन्हें मालूम है कि कुछ पुलिस अधिकारियों को हरेन पांड्या की मौत की खबर सुबह 9 बजे ही पता चल गई थी, लेकिन वो इस बात को एक राजनीतिक हत्या मानकर चुप्पी साधे रहे। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर पुलिस कर्मियों को 9 बजे ही खबर लग गई तो 7-8 मिनट की दूरी पर पहुंचने में उन्हें 10:30 का वक्त कैसे लग गया? इन तमाम सवालों से यह लगता है कि गुजरात पुलिस खुद भारी दबाव में थी, किसी के निर्देशों के अंतर्गत काम कर रही थी। जैसे संघर्षण ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस बीच एलिब्रिज पुलिस को कंट्रोल रूम से एक और फोन आता है कि पता करो लॉ गार्डन में हो क्या रहा है।
वहां कुछ हंगामा हो रहा है, कुछ अफवाहें चल रही है। इसके बाद एक और सब इंस्पेक्टर YA शेख रवाना होते हैं। लो गार्डन के आधे रास्ते तक पहुंच पाते हैं कि तभी कंट्रोल रूम से उनके पास एक और कॉल आता है कि परिमल गार्डन जाना है, ना कि लो गार्डन। वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तकरीबन 10:50 पर उसके पास एक और कॉल आता है और उन्हें फिर से लो गार्डन की तरफ जाने के लिए कहा जाता है। वह 10:54 पर वहां पहुंचते हैं। तब तक वहां पांड्या को गोली मारे लगभग 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। और यह जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि शेख के साथी सब इंस्पेक्टर नायक, जो लो गार्डन के लिए शेख से पहले रवाना हुए थे, वो अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए थे। तब वो आखिर कौन था जो उसे सुबह लोकल पुलिस को आदेश दे रहा था, जो जगह महज 10 मिनट के फासले पर थी। वहां पहुंचने में इतना वक्त कैसे लग गया? वो भी एक नहीं, दो नहीं, कई पुलिस कर्मियों को। इन तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को दरकिनार करते हुए एक सीबीआई ने हरेन की हत्या के लिए हैदराबाद के एक 30 साल के नौजवान असगर अली को जिम्मेदार ठहराया। असगर अली अपराधी की दुनिया से ही आता है और एक मुस्लिम भी था। गुजरात की मौजूदा परिस्थितियों ने ही उसे हरेन पांड्या की हत्या दोषी ठहराना आसान भी था। और सीबीआई ने इस मामले के लिए मुख्य साजिशकर्ता अहमदाबाद के ही एक मौलवी मुफ्ती सुफियान को माना और कहा कि इसने ही असगर अली को हरेन पांड्या की हत्या के लिए सुपारी दी थी। मतलब जिस केस की सुइयां भाजपा के कई बड़े नेताओं के कटघरे में खड़ा कर रही थी, वही ऐसी मुस्लिम एंगल लाया गया कि उन्हें न केवल उस केस से मुक्ति मिल गई, बल्कि राजनीतिक लाभ भी मिला कि उन्हें एक और उनके नेताओं को इस्लामी चरमपंथियों से खतरा है, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए भड़ा करते थे। लेकिन जब हरेन पांड्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, तो सीबीआई के पास बहुत सारे सवाल के जवाब थे ही नहीं। सत्ता की सूली नाम की किताब के अनुसार जांच कर रही सीबीआई की थोड़ी में झोल होने के बावजूद जज सोनिया गोकनी ने साल 2007 में पोटा कानून के तहत 12 लोगों को दोषी करार दे दिया और सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन झूठ और फर्जी दस्तावेजों पर टिका यह मुकदमा हाईकोर्ट में ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस D.H. वाघेला और जस्टिस JC उपाध्याय ने सभी 12 दोषियों को रिहा कर दिया। हाईकोर्ट ने जांच करने वाले अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि मौजूदा केस के रिकॉर्ड में बिल्कुल साफ दिखने वाली चीज यह है कि श्री हरेन पांड्या की हत्या के केस की जांच पूरी चक्तियों से भरी पड़ी है और उसमें कहीं भी रोशनी कहीं अलग से दिखती है और ये बहुत किए गए जाने की मांग करती है, जिसे पीछे छोड़ दिया गया है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों को आयोग तक कहते हुए कहा कि जांच से जुड़े अधिकारियों को अपनी अयोग्यता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसके नतीजे के तौर पर इससे जुड़े कई लोगों को भीषण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सार्वजनिक संसाधनों को भारी पैमाने पर नुकसान और अदालतों का टाइम वेस्ट हुआ। दरअसल यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिस जांच की टीम के खिलाफ हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, उसकी अगुवाई किसी और ने नहीं बल्कि IPS YC मोदी ने ही की थी। और इन्हीं भाई साहब को साल 2007 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मानित करते हुए देश के खुफिया एजेंसी NIA का हेड बनाया। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के दो सवाल मन में उठते हैं। एक ये कि अगर इन 12 लोगों ने हरेन पांड्या की हत्या नहीं की तो किसने की और क्यों की? दूसरा सवाल ये कि गुजरात पुलिस और भाजपा के ही सीबीआई किसे बचाने के लिए इतने महत्वपूर्ण सबूतों को इग्नोर कर रही थी? किसके कहने पर जांच एजेंसियों को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा था? हरेन पांड्या की हत्या किसने की और इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण खुलासा एक गवाह ने किया। साल 2018 में सोहराबुद्दीन शेख गैंग के एक मोहम्मद आजम खान ने मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में कहा कि सोहराबुद्दीन शेख, जिसे कि गुजरात पुलिस ने एक फर्जी एनकाउंटर करके मार गिराया था, उसे सोहराबुद्दीन शेख ने मुझे बताया था कि उसे गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या को हत्या करने के लिए DG वांजरा ने सुपारी दी थी। DG बंजारा वही है जिसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सबसे खास अधिकारी माना जाता है। DG बंजारा को गुजरात में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता था। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास अधिकारी DG बंजारा ने किसके कहने पर हरेन पांड्या की हत्या की सुपारी दी होगी? खैर ये एक रहस्य है, लेकिन इस रहस्य को अगर कड़ियों से जोड़े तो जवाब ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं है। जो बात सोहराबुद्दीन के दोस्त आजम खान ने कही है, वही बात गुजरात साबरमती जेल के SP रहे IPS अधिकारी रहे संजीव भट्ट ने भी कही। उन्होंने बताया कि साबरमती जेल में असगर अली ने, जो हरेन पांड्या की हत्या के आरोप में साबरमती जेल में कैद था, उसने बताया कि सोहराबुद्दीन प्रजापति के गुर्गे तुलसी राम प्रजापति ने ही हरेन पांड्या की हत्या की थी। संजीव भट्ट के अनुसार
असगर अली ने उन्हें बताया कि सोहराबुद्दीन ने हरेन पांड्या की हत्या के लिए सबसे पहले उन्हें उनसे ही कांटेक्ट किया था और इन काम के लिए उन्हें अहमदाबाद भी लाया गया था। इसके बाद हरेन पांड्या की रैकी भी की गई थी, लेकिन लास्ट मौके पर पलट गया और हैदराबाद वापस लौट गया। इसके बाद उसे पता चला कि सोहराबुद्दीन का साथी तुलसी प्रजापति ने हरेन पांड्या की हत्या कर दी है। साफ है कि हरेन पांड्या की मौत का आरोप दो दो महत्वपूर्ण गवाहों के माध्यम से सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति पर जाता है, लेकिन इन दोनों ही गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति को गुजरात पुलिस की फेक इनकाउंटर करके और झूठी कहानियां रच के निपटा दिया गया था। आखिरकार गुजरात पुलिस को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति को किसे बचाने के लिए मार दिया गया? दरअसल इस सवाल की भी एक कड़ी है। साल 2003 में हरेन पांड्या की मौत की उस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार थी और सीबीआई गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथ में थी। लेकिन साल 2004 में केंद्र में सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। अब सीबीआई पर आडवाणी का नियंत्रण नहीं रह गया, वो कांग्रेस के हाथ में आ गई। इसे लेकर के डीएनए वेबसाइट में भी साल 2011 में खुलासा करते हुए खबर है कि सोहराबुद्दीन के माध्यम से हिरेन पांड्या को निपटाने वाले उनके राजनीतिक आकाओं को लगा कि अब ये केस दोबारा खुल सकता है, इसीलिए सोहराबुद्दीन को समय से पहले ही निपटाने का प्लान बना दिया गया और हुआ भी यही था। और साल 2005 में ही सोहराबुद्दीन को आतंकी बताकर एनकाउंटर में मार दिया गया। जब कांग्रेस के वक्त सीबीआई ने सोहराबुद्दीन मामले की जांच की तो सीबीआई ने साल 2010 में अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि सोहराबुद्दीन कोई आतंकी नहीं था, बल्कि अमित शाह के ही फिरौती का एक रैकेट का एक सदस्य था। अमित शाह एक फिरौती रैकेट चलाते थे और सोहराबुद्दीन उनके रैकेट के लिए जमीन पर काम करता था। बाद में अमित शाह ने ही डीजी बंजारा ने सोहराबुद्दीन को निपटाने के लिए कहा था। यहां अब हरेन पांड्या की हत्या से जुड़े दो तारों को जोड़ा जा सकता है। एक आजम खान का बयान कि डीजी बंजारा ने सोहराबुद्दीन को हरेन पांड्या की हत्या के लिए सुपारी दी थी। दूसरा तार डीजी बंजारा ने अमित शाह के कहने पर सोहराबुद्दीन को एक फर्जी एनकाउंटर करके निपटा दिया गया था। क्यों निपटा दिया गया था, अब ये आप सोचे। ऐसा नहीं है कि इन तारों को सच मान लिया जाना चाहिए, इन दोनों कड़ियों को भी सच किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं और भी हैं जो इन कड़ियों को गलत साबित करने के बजाय सही साबित करती हुई मालूम पड़ती है। दरअसल हरेन पांड्या की हत्या के आरोपी सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने से पहले उनका अपहरण किया गया था। 22 नवंबर 2005 के दिन हैदराबाद के जहीराबाद के पास एक लग्जरी बस के सामने एक क्वालिस कार रुकती है। सीबीआई की चार्जशीट की माने तो गुजरात पुलिस के द्वारा इस बस में सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति को उतार लिया जाता है और गुजरात के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में तुलसीराम प्रजापति को उदयपुर में राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाता है। माना जाता है कि तुलसीराम प्रजापति ने ही गुजरात पुलिस को सोहराबुद्दीन का पता बताया था। पुलिस ने उनसे कहा कि वो तुलसीराम प्रजापति को कुछ नहीं होने देंगे, इसीलिए तुलसीराम प्रजापति को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया और सोहराबुद्दीन को और उसकी गर्भवती पत्नी कौसर को सीधे अहमदाबाद के स्थित दिशा फार्म हाउस में ले जाया गया। 23 से 25 नवंबर तक सोहराबुद्दीन को दिशा फार्म में ही रखा गया, लेकिन 25 नवंबर की रात सोहराबुद्दीन को दिशा फार्म से अपहरण अरहम फार्म नाम की जगह शिफ्ट कर दिया गया और इसी 25 और 26 नवंबर की रात सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद के विशाला सर्किल के पास सोहराबुद्दीन को गोलियां मारकर निपटा दिया गया। जिन अधिकारियों ने मिलकर सोहराबुद्दीन को निपटाया उन अधिकारियों ने के संपर्क में एक नेता 22 नवंबर यानी कि जिस दिन सोहराबुद्दीन को अगवा किया गया, 26 नवंबर यानी जिस दिन उसे निपटाया गया, इन 4 दिनों में वो शीर्ष नेता इन अधिकारियों के लगातार संपर्क में था। ये बातें तब बाहर आई जब इन सीबीआई ने इन अधिकारियों की कॉल डिटेल्स निकाली। उन नेता का नाम भी था उन नेता का नाम था अमित शाह। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अमित शाह का नाम जारी करते हुए बताया कि इस नंबर पर लगातार इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की खबर ली जा रही थी। सोहराबुद्दीन को निपटाने के बाद गुजरात पुलिस ने सेम थ्योरी रची कि यह लश्कर तैयबा के आतंकी था जो नरेंद्र मोदी को मारने आया था। हम राजस्थान पुलिस के साथ इसकी तलाश कर रहे थे और तभी यह हाईवे पर एक बाइक चलाते हुए दिखा। हमने इसे रोकने की कोशिश की और इसने हम पर ही बंदूक चला दी। हमें भी सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक चलानी पड़ी और सोहराबुद्दीन मारा गया। सोहराबुद्दीन को तो निपटा दिया गया, लेकिन उसके अपहरण के 2 गवाह थे। एक उनकी गर्भवती पत्नी कौसर जो इस मामले से पूरी तरह कह सकते हैं अनजान थी, और एक तुलसीराम प्रजापति। कांग्रेस सरकार के वक्त सीबीआई ने जारी की अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि सोहराबुद्दीन की हत्या के बाद अमित शाह और मोदी के खास अधिकारी डीजी बंजारा और एसपी राजकुमार पांड्यन ने सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर से मामला सुलझाने की कोशिश की। अपने पति की हत्या की खबर सुनने के बाद निर्दोष कौसर को रो रो कर पागल हो गई। एकाएक उनकी हालत बिगड़ गई। उसे समझा बुझाकर कुछ पैसे देने के लिए ऑफर किया गया, लेकिन कौसर नहीं मानी। अंत में कौसर को भी मार दिया गया, लेकिन उसकी मौत से पहले
उसे एक त्रासदी देखनी पड़ी थी। सीबीआई के अनुसार गुजरात पुलिस के एसआई रविंद्र मकवाना ने बयान दिया कि उसने अजय परमार और संतराम शर्मा के आसपास के आपस में बातचीत करते हुए सुना था कि जिस सब इंस्पेक्टर बीआर चौबे को दिशा फार्मा में कौशल की देखभाल के लिए रखा था, उसे बीआर चौबे ने उसे अपने साथ बलात्कार किया। कौसर के शव को एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड को जीप से इलोल गांव ले जाया गया। ये इलोल गांव किसी और का नहीं बल्कि डीजी बंजारा का गांव था। इस जीप ने ड्राइवर ने सीबीआई के आगे गवाही दी कि कौसर का अंतिम संस्कार इलेल गांव की धावदी नदी के किनारे किया गया। उनकी हड्डियों और राख को एक बैग में रखकर उसके बीच बचे हुए हिस्से को नर्मदा नदी में फेंक दिया गया और इस तरह सोहराबुद्दीन की अपहरण की गवाह कौसर को भी निपटा दिया गया। सोहराबुद्दीन और कौसर दोनों की हत्याओं के सूत्र डीजी बंजारा, वही डीजी बंजारा जो अमित शाह के खास थे, वही डीजी बंजारा जिन्होंने इसी सोहराबुद्दीन को हरेन पांड्या को निपटाने के लिए कथित तौर पर सुपारी दी थी। उन्होंने सीबीआई के अनुसार उन्हें निपटा दिया। कौसर भी हत्या पर गुजरात सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंततः मानना पड़ा कि हाँ, उसके शरीर को जला दिया गया था। 1 मई 2007 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस तरुण चटर्जी के बेंच के सामने अंततः कबूल किया कि कौसर की भी हत्या की गई थी और उसे जलाया गया था। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप हु किल्ड हरेन पांड्या की मौत का जितने भी तार थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आई होप कि समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इसमें किसका कितना रोल है। आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई, हालांकि इसको कहानी हम नहीं कह सकते हैं, ये एक तरह से रियल थॉट है, रियल ट्रूथ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको लगता होगा कि इनके फैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ है। बाकी आप लोग हर चीज गूगल पे है, बाकी आप लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आई होप कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।